हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक चीज़ जो हमें अक्रॉस द एग्जामिनेशंस देखने को मिलती है दैट इज़ कि पेपर्स हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। चाहे वो डिफ़िकल्टी लेवल हो, चाहे वो क्वेश्चंस किस डेप्थ में जा कर के पूछे जा रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता हो, या कौन से नए या पेरिफेरल टॉपिक्स हैं जो अब हमारे सिलेबस का पार्ट बन गए हैं, इस बात पे इस बात का मुद्दा हो। तो चाहे कोई भी एरिया हो, लेकिन हमारे जो पेपर्स होते हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं। और ऐसी ही कहानी कुछ हमारे नबार्ड ग्रेड एग्जाम की भी है। 2024 के पेपर में हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जिसकी वजह से अब हमारे नबार्ड की प्रिपरेशन के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट आ गया है। थोड़ी सी ऐसी और चीज़ें हैं जो आपको अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि 2024 एग्जाम के अंदर वो चीज़ें हमसे पूछी गई थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी पूरी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि आपका जो न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और जो ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या नए ट्रेंड्स हैं, और कैसे आप इन ट्रेंड्स को अपनी प्रिपरेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नबार्ड ग्रेड से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो डिकोडेड सिलेबस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो कट ऑफ हो, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने क्यूरेट करके इस गाइड बुक को बनाया है। और इस गाइड बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप प्लीज़ वहां से जाकर के इस गाइड बुक को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ऑन दैट नोट, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फेज वन के अंदर देखे गए ट्रेंड्स की। तो स्टूडेंट्स, फेज वन का पैटर्न आप सब लोग जानते ही हैं कि 8 कंपोनेंट्स हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेरिट सेक्शन की, कि नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर हमें क्या क्या नए ट्रेंड्स थे जो देखने को मिले थे। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, तो कोई चेंज नहीं था। जिस तरीके का डिफिकल्टी लेवल हमें हर साल देखने को मिलता है, उसी तरीके के क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने को मिले थे। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज थी जो हमें यहाँ नोटिस करने को मिली थी और जो आपको अपनी प्रेपरेशन के अंदर जरूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम भी या मोस्टली सारे ही लोग यही चीज सजेस्ट करते हैं कि नबार्ड का जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसके अंदर आप केवल एक इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है उसे प्रिपेयर करके चले जाइए। मेजरली जो क्वेश्चंस है वहां से आएंगे और आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इससे बिल्कुल डेविएट नहीं करना है। बट मैं आपको यहाँ सिर्फ एक चीज है जिस के लिए एक कॉशन, नोट ऑफ कॉशन यहाँ देना चाहूंगी, और वो ये है कि अगर आपने अपनी ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि वी ऑल लव शॉर्टकट्स, अगर वो केवल 2 to 3 चैप्टर्स तक ही रखी हुई है, देन दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। वाई? फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग का जो पेपर है उसके अंदर सिलॉगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल देखा जाता था, जिससे हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस देखे जाते थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये सोचा था कि अगर हम सिलॉगिज्म या एक आधी चीज और पढ़ लेंगे तो हमारा जो एग्जाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। बट 2024 के पेपर में सिलॉगिज्म के इस टॉपिक से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था, विच वॉज अ शॉकिंग एलिमेंट, क्योंकि सिलॉगिज्म बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी कहानी से हमें सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि आप जो अपनी ये जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे केवल 2 to 3 टॉपिक्स तक ही सीमित मत रखिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंस है ये हम देते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं और फिर इस इंपॉर्टेंस को ग्रांट करते हैं किसी भी टॉपिक को। लेकिन नबार्ड अपने विम्स के बेसिस पे इस लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, द सो कॉल्ड लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसे चेंज कर सकता है। तो आप केवल इन 2 से 3 जो चैप्टर्स हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा। आप हो सके तो एटलीस्ट 5 to 7 टॉपिक्स जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। राइट? डोंट कन्फाइन योर लिस्ट to these 2 to 3 chapters only, because this list of important chapters might change. So at least prepare 5 to 7 chapters, so that even if they don't ask question from one of those so called important chapters, you will have some cushion to fall back on, right? So that is what you have to keep in mind as far as the non-merit section is concerned. Apart from that, there was no other change in trend as far as the non-merit section is concerned. Now coming to the other components of the phase one, the first one is the GA. Now GA is one such component which gave shocks to everyone in 2024, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो टीचर्स हो। जिस एक एलिमेंट ने सबको शॉक किया था, सबको रुला दिया था, दैट वाज जनरल अवेयरनेस। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि स्टूडेंट्स, जनरल अवेयरनेस के अंदर जनरली हम कौन से एरियाज को कवर करते हैं? गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, रेलिवेंट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीए, यही हमारे टॉपिक्स हुआ करते थे जनरल अवेयरनेस के अंदर। लेकिन 2024 के अंदर सबसे पहली जो चीज हमें देखने को मिली
मिली थी दैट वाज फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आज से पहले, एंड आई एम एडमिटिंग इट वेरी ऑनेस्टली, 2024 के पेपर से पहले मैं खुद स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती थी कि फाइनेंस से रिलेटेड आपको कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता है. बट इन 2024 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इन जीए देयर वर 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दी फाइनेंस. ठीक है, ये फाइनेंस स्टैटिक्स से रिलेटेड भी थे और फाइनेंस करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड थे. और अगर आप यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे. जैसे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये फाइनेंस स्टैटिक का क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. ठीक है, और एक फेयरली मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन टू ग्रांट फॉर द सिंगल ब्रांच फुल फ्लेजेड मनी चेंजर. अगेन ये एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है. अगर आपको एक गुड नॉलेज है फाइनेंस की तभी आप इसको आंसर कर पाओगे. तो पहली जो चीज हमें देखने को मिली थी दैट वाज फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस. दूसरा जो हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला था वो ये कि रैंडम क्वेश्चंस जो थे वो बढ़ते ही जा रहे थे. ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चंस तो हमारे फाइनेंस से आगे, लेकिन उसके बाद में जो रैंडम जीए के क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एयर बेसिस एंड होल्ड्स द डैश पोजीशन ग्लोबली. अब हिंडन एयरफोर्स जो स्टेशन था वो इसलिए न्यूज में था बिकॉज शेख हसीना लैंडेड हियर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज नोवेयर इन द न्यूज एंड द क्वेश्चन दैट दे हैव आंसर, it is a pretty in-depth question. Similarly, if you have a look at this question, IARI has launched the new variant of high-yielding wheat seed. What is the name of this variant resistant to yellow and leaf rust diseases? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि क्वेश्चन आया कहाँ से था. जब हम लोग पेपर को एनालाइज कर रहे थे तो मैंने हर जगह ढूंढा, ये न्यूज़ में नहीं था. बाद में आईएआरआई की जो एनुअल रिपोर्ट थी जहां पर बहुत से इस तरीके की न्यू वेराइटीज के बारे में गिवन था, उसमें से एक वेराइटी थी जो कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट कर रही थी. तो स्टूडेंट्स इस तरीके का क्वेश्चन इससे ज़्यादा शायद रैंडम नहीं हो सकता कि आपने एक रैंडम इंस्टीट्यूट की रैंडम एनुअल रिपोर्ट उठाई और उसमें से एक रैंडम सी वेराइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया. ऑफकोर्स इस तरीके से आप हर एक इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट नहीं कवर कर सकते, कोई उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है. बट दिस टेल्स अस कि जनरल अवेयरनेस के अंदर जो रैंडम क्वेश्चंस का वेटेज था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया. ठीक है, सिमिलरली स्कीम्स यहां पर पूछी गई थी, बट स्कीम्स में भी अगर आप देखोगे रिजर्व बैंक की वॉलंटरी रिटेंशन रूट एक काफी इन डेप्थ और रैंडम स्कीम. सिमिलरली एडाई की एक स्कीम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है. स्कीम्स जनरली हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हम वो प्रिपेयर करते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होती हैं, जो पिछले 3 to 5 मंथ्स में होती हैं. बट ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि ना तो हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड थे और ना ही 3 to 5 मंथ्स में न्यूज़ में थे. ठीक है, तो स्कीम्स का पार्ट जो था वो भी यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट पूछा गया था. अब ये तो समझ आ गया कि क्या क्या चेंजेस थे जो कि किए गए थे. अब सवाल उठता है कि अब हमें 2025 के लिए क्या क्या लर्निंग्स हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे. सबसे पहली बात कि इफ यू हैव द टाइम, ठीक है, वंस यू हैव कवर्ड योर स्टैटिक सिलेबस, वंस यू हैव कवर्ड योर करंट अफेयर्स, द स्कीम्स पार्ट, द ईएसआई करंट अफेयर्स पार्ट, right, the ARD reports part, right? So once you have covered that current affairs, if time permits, then prepare both the finance static part and the finance current affairs. As far as finance current affairs are concerned, prepare current affairs of 3 to 5 months. That is more than enough. Second thing is rely less and less on this particular section, right? Now why I am saying so? See students, in our phase 1, out of the 100 marks, 20 marks are devoted to GA, 40 marks to ESI and 40 marks were devoted to your ARD, right? This is the pattern that we have in the phase 1. Now students, ESI and ARD, these are the areas in which you can score maximum marks. These are scoring areas. Whereas if I talk about general awareness, it is getting random with each passing year. Therefore, for you to maintain your sanity and for you to maintain your calmness in the examination, it is very, very important that you rely less and less on this particular component, right? So as far as your target score is concerned, keep a target score of only 5 to 7 marks in the GA. See, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमने 2024 में देखा था कि बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पर उन्होंने जीए का पेपर देखा, इतनी शॉकिंग चीज़ें देखी और वो इतना ज़्यादा घबरा गए कि ईएसआई और एआरडी जो कि उनके लिए स्कोरिंग था, जिसमें चीज़ें उनको आती थी, वो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो पहले ये होनी चाहिए कि आप इसका टारगेट स्कोर 5 to 7 मार्क्स ही लेकर के चलो. आपने टारगेट स्कोर ही अपना बहुत कम रखा है, तो अगर पेपर रैंडम भी आता है, उसमें कोई नया एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो आपको इतना बड़ा शॉक नहीं लगेगा कि आपका बाकी का पेपर खराब हो जाए, राइट?
So this is a very important learning as far as 2024 GA paper is concerned. And last but not the least, please maintain your confidence in the exam. अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इतना ध्यान में रखिए कि वो औरों को भी नहीं आता होगा, ठीक है. सो दीज आर द लर्निंग्स एज फार एज द GA इज कंसर्न. उसके बाद में आता है हमारा ESI का कॉम्पोनेंट. सो स्टूडेंट्स, ESI के अंदर यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं था. जिस तरीके से पैटर्न हमेशा हमसे पूछा जाता है कि करंट अफेयर्स की वेटेज ज्यादा होती है, हाँ जी इस बार भी ज्यादा थी. करंट अफेयर्स के अंदर स्कीम्स, ESI के करंट अफेयर्स, इनकी वेटेज ज्यादा होती है, हाँ जी इस बार भी वही था. तो ESI के अंदर हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं देखने को मिला. द पैटर्न इट रिमेन द सेम. अब हम बात करते हैं ARD की कि ARD के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो फेज 1 के अंदर सबसे पहले तो अगर वेटेज की बात करी जाए तो जो हमारा स्टैटिक का वेटेज है इट रिमेन्स द लाइक 32 मार्क्स आउट ऑफ 40. ठीक है, स्टैटिक 32 मार्क्स का पूछा जाता है अराउंड 40 मार्क्स में से, और 8 to 10 मार्क्स का हमारा करंट अफेयर्स है जो कि हमसे यहाँ पर पूछा जाता है. तो ये हमारा पैटर्न रहता है, ठीक है. अब बात करी जाए कि स्टैटिक के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली थी, क्या डिफरेंट चीजें देखने को मिली थी. तो सबसे पहली बात यह है कि इन डेप्थ क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ पर हमसे पूछे गए थे. फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का चैप्टर है और के चैप्टर से है, और यहाँ पर हमसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है. तो स्टूडेंट्स, आज से पहले 2024 से पहले हमसे कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो ARD के अंदर नहीं पूछे गए थे. बट अगर उन्होंने ये एक क्वेश्चन पूछा है तो दिस गिव्स अस एन हिंट दैट वी हैव टू प्रिपेयर सर्टेन न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, स्पेशली फ्रॉम द चैप्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. लास्ट, अगर आप ये इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं कि व्हाट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सीडलेसनेस इन द ग्रेप्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गैलेक्टोपोइसिस, काउपॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. स्टूडेंट्स, ये जो गैलेक्टोपोइसिस वाला क्वेश्चन है ये मिल्किंग टॉपिक से है, हमारे एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर से. बट मिल्किंग एज अ चैप्टर, सॉरी एज अ टॉपिक हमारे एनिमल हस्बेंड्री सिलेबस के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है. सिमिलरली एनिमल डिजीजेस जो एक टॉपिक है वो हमारे सिलेबस के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट फिर भी इससे क्वेश्चन आया था. सो दिस गिव्स अस एन आइडिया कि हमें कुछ पेरिफेरल टॉपिक्स भी हैं जो कि प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है, अब उसके अंदर आपको मिल्किंग या जो काउ डिजीजेस हैं इन एरियाज को भी प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फ्यू इन डेप्थ क्वेश्चंस इन 2024 पेपर ऑफ ARD, and you don't have to fear them, you actually have to learn from these questions, right? They gives us an idea that what are the additional chapters which have not been mentioned in our syllabus, but despite that questions can be asked from them, right? So that is what we can learn as far as this ARD paper is concerned. The second chapter, the thing is that now they are asking questions from the non conventional chapters also. ARD के अंदर हमारे पास एक 8 to 9 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है, ज्यादातर हम उसी को प्रायोरिटाइज करने हैं, अभी भी आपको उन्हीं को ही प्रायोरिटाइज करना है. लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम बचे तो आप बाकी के चैप्टर्स को पूरी तरीके से छोड़ के मत जाइएगा, आप उन चैप्टर्स को भी जरूर कवर कर लीजिए अगर आपके पास टाइम बचता है. क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो कि हमसे इन चैप्टर्स से, जो नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स हैं वहां से हमसे पूछे गए थे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी अंडर द IUCN रेड लिस्ट, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो हमसे यहाँ पर पूछा गया था. सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं. तो अगर आपकी जो प्रायोरिटी है, सॉरी प्रायोरिटी जो है वो आपके वही 8 to 9 10 चैप्टर्स जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रहने चाहिए. लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी के जो चैप्टर्स हैं उन्हें भी जरूर कवर करके जाइए, क्योंकि वहां से ईजी क्वेश्चन जो हैं वो हमसे पूछे जा रहे हैं आजकल. उसके बाद में आते हैं कि ARD के अंदर जो फेज 2 का पेपर था उसमें हमें क्या क्या चीजें थी जो देखने को मिली थी, ठीक है. फेज 2 के अंदर सबसे पहली बात तो हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे ARD के अंदर. अब तक क्या होता था, हम पढ़ते थे, रोट लर्न करते थे और क्वेश्चंस जाके मार्क कर देते थे. लेकिन अगर आप 2024 का पेपर देखो तो फॉर एग्जाम्पल ये जो 8th क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि विद सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम कैन बी फॉलोड, ठीक है. ये सारे के सारे क्रॉपिंग सिस्टम्स जो हैं ये हम इंडिविजुअली जरूर टीच करते हैं एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, एज अ पार्ट ऑफ कोर्स, और ये आप देखोगे कि आपके जो बाकी एरियाज हैं, जो बाकी बुक्स हैं वहां पर भी कवर किए होते हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर आपको इन सब की इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर करना था.
और फिर देखना था कि सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज में यहाँ पर कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पर सबको आप पता होना और उन सबको आपस में कोरिलेट करना, दैट वाज योर टास्क। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज फॉर ग्रोथ इन हाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो देखिए हाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम एज अ टॉपिक पढ़ाया जाता है, एलिलोपैथी एज अ टॉपिक पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अगेन ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो कि हमें पेपर में देखने को मिला था। इसके अलावा एक और चीज जो फेज 2 में हमसे पूछी गई थी, देखो फेज 1 के अंदर ज्यादा वेटेज जो होती है वो हमारी एआरडी के स्टैटिक पार्ट की होती है, लेकिन फेज 2 का जो पेपर था, फेज 2 के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और इन 50 मार्क्स में से ये 50 मार्क्स जो होते हैं ये 30 क्वेश्चंस होते हैं। इन 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एआरडी के होते हैं, 15 क्वेश्चंस जो हैं वो ईएसआई के होते हैं। ये जो एआरडी के 15 क्वेश्चंस थे, राइट, यहाँ पर रेशियो हमें 1:1 देखने को मिला था एज फार एज द स्टैटिक एंड द करंट अफेयर्स पार्ट इज कंसर्न। 8 क्वेश्चंस जो थे वो करंट अफेयर से पूछे गए थे, और 7 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे स्टैटिक एआरडी से पूछे गए थे, ठीक है। सो दिस टेल्स अस एन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द एआरडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एआरडी करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी ना छोड़ के जाइए। फेज 1 में शायद उनको छोड़ने से आपका काम चल सकता है, लेकिन जो हमारा फेज 2 का पेपर है वहां पर एक एक मार्क्स को लेकर के कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, तो वहां पर आप 8 मार्क्स के करंट अफेयर्स के ऊपर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप उस मार्क्स को कॉम्प्रोमाइज कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एआरडी का करंट अफेयर्स है वो भी जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अगर इस बात की लर्निंग्स को ध्यान में रखा जाए तो आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करना है, क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स को जरूर ध्यान रखना है, और एआरडी के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द लर्निंग्स एज फार एज द phase 1 and the phase 2 of NABARD 2024 paper are concerned. I hope this video was helpful. Now students, if you are interested in having a paid mentorship as far as your NABARD grade exam is concerned, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade exam. First of all, we have a 11-hour trial course. In this course, we provide you the kind of deliverables, we provide you a glimpse of a taste of the kind of deliverables that we provide in our other courses. So this course is just for ₹1, and here you can get a complete idea of the exam and also the quality of the deliverables that we are going to provide you. Apart from that, for those of you who are preparing on your own, we have a phase 1 and phase 2 test series. For those of you who want to prepare for the phase 2, we have the silver course, and for those of you who want to prepare for this exam entirely, we have a phase 1 and phase 2 gold course, right? So these are the courses that are currently available on our website for the NABARD grade examination. I hope this video was helpful. Thank you so much, and I wish you all the very best.